नमस्कार दोस्तों, आज की वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी खबरों की बात करें तो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को छोड़कर भारत से अपना मेगा प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। वहीं अमेरिका नाटो के हथियार सिर्फ भारत में ही बनाने की सोच रहा है, तो वहीं गहरे समुद्र में भारत को काला सोना मिल चुका है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट जानने के लिए तैयार हो जाइए। पहली अपडेट की बात करें तो ये अमेरिका, जापान और यूरोप को हजम नहीं होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को रूस जाने वाले हैं। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका यूक्रेन को भर भर कर एड देने में लगा है, तो वहीं उसका सहयोगी जापान भारत की कंपनियों को प्रतिबंधित करने में लगा है। और इन सब का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को देने वाले हैं। और इसमें खास बात तो यह है कि रूस यूक्रेन संघर्ष में ये मोदी की रूस की पहली और 5 वर्षों में प्रधानमंत्री की पहली विजिट होने वाली है, क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी 2019 में व्लादिवोस्तोक गए थे। यही नहीं, इस साल अक्टूबर में ब्रिक्स समिट होने वाली है जिसमें मोदी जा सकते हैं। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, जो कि भारत रूस शिखर सम्मेलन से पहले होने वाली है, यानी कि 3 से 4 जुलाई को अस्थाना में होने वाली है, जो कि चीन पाकिस्तान की अहमियत पर अब सवाल उठाने वाली है। और भारत की ये रणनीति साफ बताती है कि वो चीन को संदेश देने में लगा है, क्योंकि चीन अपनी चुनौतियों से भारत को हर बार परेशान करता आया है। वहीं भारत का इस तरह से जवाब देना पूरी दुनिया का ध्यान भारत रूस की तरफ करता नजर आएगा, क्योंकि जब चीन के राष्ट्रपति रूस पहुंचे थे तब इतनी सुर्खियां नहीं बनी थी जितनी भारत के कदम रखने पर होने वाली है, क्योंकि भारत की न्यूट्रल भूमिका इन सभी देशों के लिए केंद्र बिंदु मानी जाती है। वहीं आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस जाना किन किन देशों में सुनामी ला सकता है? वहीं दूसरी अपडेट की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से निकल के आ रही है, जो शायद अपने ही सहयोगी देशों पर भरोसा नहीं दिखा रहा है और भारत के दरवाजे पर आके खड़ा हो चुका है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो की वाणिज्य शाखा है, उसके साथ $18 मिलियन का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन कर लिया है। और इस साझेदारी के तहत ऑस्ट्रेलियाई कंपनी स्पेस मशीन 2026 में इसरो के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV के जरिए अपना अब तक का सबसे बड़ा सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है। और इस मिशन की खास बात यह होगी कि ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट भारतीय धरती से अंतरिक्ष की कक्षा में भेजी जाएगी, जिससे भारत के निजी क्षेत्र की कंपनियां जैसे स्पेस इंजीनियरिंग फर्म अनंत टेक्नोलॉजीज इस मिशन में शामिल होगी। और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करने से भारत को उनकी विशेषज्ञता और तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। इससे भारत अपने खुद के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को और मजबूत बना सकेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, भारत हर सक्सेस और फेलियर से सीखने में लगा है, जो उसको आने वाले मिशनों में बड़ी मदद करने वाला है। यही नहीं, इस एक समझौते की मदद से भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनियों को स्पेस इंडस्ट्री में प्रवेश करने और अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगा। और इससे स्पेस इंडस्ट्री में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं इसरो कम लागत में जटिल अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाने के लिए जाना जाता है और भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर और भी किफायती अंतरिक्ष कार्यक्रम विकसित करना चाहता है, जो सही मायनों में विकसित देशों के लिए अब चुनौती बन सकते हैं। और ये बात आप कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां निसंदेह उन्नत हैं, लेकिन उनके प्रोजेक्ट काफी महंगे होते हैं। वहीं इसरो कम बजट में कॉम्प्लेक्स काम करके ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है, जिसकी वजह से ये ऑस्ट्रेलिया को भारत के पास खींच लाया है। साथ ही इसरो का एक मजबूत लॉन्च रिकॉर्ड है, जिसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने सैटेलाइट के सक्सेसफुल लॉन्चिंग का पूरा भरोसा है। वहीं आपको क्या लगता है, इसरो ने फिर से अपनी काबिलियत साबित करके डेवलप देशों के मुंह में ताले जड़ दिए हैं? वहीं तीसरी बड़ी अपडेट समुद्र की गहराइयों से निकल के आ रही है। दरअसल हाल ही में भारत को हिंद महासागर में कोबाल्ट नामक एक बहुमूल्य मिनरल मिला है। और कोबाल्ट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरी में किया जाता है। वहीं भारत को अगर इसकी माइनिंग करने की अनुमति मिल जाती है तो ये भारत के लिए बड़ी सफलता होगी, क्योंकि ये भारत को बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा, जो चीन को रास्ते से हटाने में बड़ी मदद करेगा। क्योंकि अभी की बात करें तो चीन कोबाल्ट के प्रोडक्शन में सबसे ऊपर आता है। वहीं इस पूरे माइनिंग में कुछ दिक्कतें भी हैं। दरअसल इस तरह की माइनिंग के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यानी कि ISA से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि श्रीलंका भी इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जिसके कारण विवाद हो सकता है।
और ये सब इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है क्योंकि गहरे समुद्र में माइनिंग वैसे ही एक जटिल और महंगी प्रक्रिया होती है जो कि एनवायरनमेंट को लेकर काफी चिंताएं बढ़ाता है। वहीं अगर भारत श्रीलंका के साथ विवाद सुलझा लेता है और ये साबित कर देता है कि वो क्षेत्र उसके दायरे में आता है, तो वो सीमा के विस्तार के लिए यूनाइटेड नेशन कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिटेड कमीशन यानी कि CLCS में आवेदन कर सकता है। यही वजह है कि अब भारत ने अपनी कोशिशें और तेज कर दी हैं। वहीं भारत का ये कदम चीन पर निर्भरता कम करेगा, साथ ही ये भारत के लिए एक अद्भुत अवसर बनेगा। यदि भारत इस चुनौती से पार पा लेता है तो ये देश के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा। वहीं चौथी बड़ी अपडेट अमेरिका से निकल के आ रही है, जो भारत को जापान से पिटवा रहा है। साथ ही साथ वो भारत के साथ मिलकर ऐसे हथियार जो ज्यादातर नाटो सहयोगियों या अपने सबसे करीबी देशों को देता है, जिसमें आप यूक्रेन का नाम जोड़ सकते हैं, क्योंकि वही हथियार यूक्रेन रूस संघर्ष में रशियन आर्मी को बड़ी चोट पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल यहाँ भारत और अमेरिका मिलकर स्ट्राइकर नाम का एक अत्याधुनिक आर्म्ड व्हीकल कॉम्बैट बनाने का फैसला कर चुके हैं और ये भारत अमेरिका की रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने वाला है। और ये महत्वपूर्ण कदम इसलिए भी है क्योंकि भारतीय सेना भविष्य में अपने पुराने रूसी BMP-2 व्हीकल को बदलने के लिए आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल की जरूरत होगी। वहीं जैसा कि आपने हर बार देखा होगा, भारत अपने एग्रीमेंट में ये साफ करता है कि वो उसकी तकनीक हासिल कर सके ताकि भविष्य में वो उसमें बदलाव करके उसको अपने हिसाब से विकसित कर सके। और स्ट्राइकर में भी ऐसा कुछ हो सकता है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल देगा। बता दें कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में 3 फेज होने वाले हैं, जहां फर्स्ट फेज में भारत अमेरिका से कुछ स्ट्राइकर व्हीकल खरीदेगा। फिर सेकंड फेज में भारत और अमेरिका मिलकर भारत में स्ट्राइकर का उत्पादन करेंगे। फिर थर्ड फेज में दोनों देश मिलकर स्ट्राइकर के भविष्य के वर्जन्स को डेवलप करेंगे। वहीं इस स्ट्राइकर की खासियत की बात करें तो यह 8 पहियों वाला आर्म व्हीकल है, जिसमें 30 mm की तोप और 105 mm की मोबाइल गन लगी है, जो दुश्मनों के टैंकों और दूसरे आर्म व्हीकल को नष्ट करने में सक्षम होगी। साथ ही ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो आसानी से फुल टैंक में 483 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और ये जमीन में दुश्मनों द्वारा बिछाई गई आईडी से आसानी से निपट सकता है और इसे चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा आसानी से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। वहीं आप बताइए, अमेरिका का ये चेहरा आपको कैसा लगा? क्या वो ये सब भारत से कुछ पाने के लिए कर रहा है या सही मायनों में उसको चीन से निपटना है? वहीं 5वीं बड़ी अपडेट ब्रिटेन से निकल के आ रही है, जिसमें विपक्षी पार्टी ने भारत का पक्ष लेते हुए ऋषि सुनक को खूब सुनाया है। दरअसल ब्रिटेन में जल्द ही 4 जुलाई को जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी ने एक दूसरे पर हमला तेज कर दिया है, क्योंकि जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे तब उनकी सरकार ने 2022 की दिवाली तक भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन सरकार बदलने के बाद पहले लिज ट्रस और फिर ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री के बावजूद ये एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हो पाया है। वहीं ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद और शैडो विदेश मंत्री डेविड लेमी ने कहा है कि कई दिवाली आकर चली गई, लेकिन सरकार अभी भी इंतजार कर रही है। अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्दी काम करेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन और भारत के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल फोरम को संबोधित करते हुए डेविड ने कहा है कि हमें भारत के साथ अपने रिश्ते को रीलॉन्च करने की जरूरत है। वैसे इस तरह के वादे इलेक्शन के पहले वोटर्स को लुभाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हालात बन रहे हैं और खालिस्तान की कमर तोड़ी जा रही है, उससे लगता है कि नई सरकार बनती है तो भारत और ब्रिटेन के बीच FTA हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, ये ब्रिटेन की आदत रही है कि वादे करके मुंह कर जाना, या इस बार वो भारत के लिए सही में सीरियस है?